हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कितनी अनुसूची थी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पे, कब कौन सी ऐड की गई, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी, आई एम रक्षा रघुवंशी। देखिए, हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान बना था तब। कितनी थी? 8 थी। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 12 है। सबसे पहली चीज तो पहले कितनी थी? 8 थी, अब कितनी है? 12। 4 जोड़ दी गई। अनुसूची क्या बोलेंगे आप? अनुसूची मतलब स्केड्यूल। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, हमारे लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट है किस चीज की? चैप्टर्स की। कुछ चैप्टर है, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ, जैसे कि आपकी फ्रंट पेज पे लिस्ट होती है ना, तो वही लिस्ट बोल सकते हैं आप। तो 12 लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो भारतीय संविधान की में पहले 8 अनुसूची थी, अब कितनी है? 12 अनुसूची है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उनमें लिखा क्या हुआ है? हर अनुसूची में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहली अनुसूची, ठीक है, फर्स्ट अनुसूची जो है, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें क्या लिखा हुआ है? भारत जो हमारा इंडिया है वो राज्यों, मतलब उसके जो घटक राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में लिखा हुआ है। मतलब हमारा जो देश है वो कई सारे स्टेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना हुआ है, स्टेट से मिलकर बना हुआ है। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में किसमें लिख रखा है? पहली अनुसूची में लिख रखा है। इसमें कोई भी अगर हमें यूनियन टेरिटरी डिवाइड करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है, कोई भी स्टेट को तोड़ना है या जोड़ना है, मतलब 2 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाना हो, मान लो, या एक स्टेट को 2 स्टेट में तोड़ना हो, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया, तो इस तरह के जो भी चेंजेस होंगे तो वो किस अनुसूची में होंगे? जब लिखा ही पहली अनुसूची में गया है तो पहली अनुसूची में ही चेंज होगा, ठीक है। तो इसी में संविधान के 62वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो जो दिल्ली थी उसको हमने हमारी कैपिटल बना दिया। अब दिल्ली किसके अंदर आती है? भारत के अंदर ही आती है। तो भारत के अंदर जो भी चेंज होगा, मतलब जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी इनमें कुछ भी चेंज होगा तो वो किस अनुसूची में होगा? पहली अनुसूची में। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद 2 जून 2014 को लेटेस्ट आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कितने राज्य हो गए थे? इस टाइम पे हमारे 29 हो गए थे। और उसके बाद फिर क्या किया? अभी हाल में 31 अक्टूबर 2019 को आपको पता है जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर को इस साइड वाला लद्दाख वाला पार्ट और इस साइड वाला जम्मू कश्मीर वाला पार्ट रह गया, ठीक है। इसको जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारे जो 28 राज्य हो गए, मतलब कि ये जो स्टेट था जम्मू कश्मीर, जो 29 राज्य थे उनमें से एक जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, वो यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गया, तो 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इन दोनों को मिलाओ, 7 पहले थे फिर 9 हो गए, ठीक है। फिर बाद में क्या किया गया? दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ये गोवा के पास में दादर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर पे दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको विधेयक 2019 में लाया गया, जिसमें 26 नवंबर 2019 को ये विधेयक पेश किया गया कि इन दोनों को एक बनाना है, ठीक है। तो अब इस तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया, ठीक है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे ये सब चेंजेस किस अनुसूची में हुए हैं? तो पहली अनुसूची में हुए हैं। तो जो संसद है वो पहली अनुसूची में चेंज कर सकती है। किसी भी दूसरे देश से कोई देश आके हमारे देश में मिलना चाह रहा है तो उसको मिला सकती है, हमारे देश का कोई पार्ट दूसरे में, मतलब उसको डिवाइड कर सकती है, ठीक है। 2 राज्यों को, एक राज्य को 2 राज्यों में बदल सकती है, 2 राज्यों को एक बना सकती है, यूनियन टेरिटरी का नाम, सीमाओं, इन सब में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। ओके, फिर आती है दूसरी अनुसूची। अब मैं याद भी करा दूंगी आपको, पहले समझ लीजिए। राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं हमारे, जैसे कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, ये सभी के सभी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के बारे में दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि इनको जो भी सैलरी मिलेगी ना, वेतन और भत्ते मिलेंगे, उनके बारे में दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमारे देश में, सबसे पहले तो हम देश की बात करेंगे ना, देश और राज्यों की बात कर ली हमने, ठीक है, एरिया डिवाइड हो गया। अब देश पे शासन करेगा कोई, राज्यपाल जो है वो राज्यों पे करेंगे। तो ये इनसे बोला कि भाई ये हमारा एरिया है, इसमें आपको काम करना है। पहले क्या बात कर ली हमने? एरिया की बात कर ली, ठीक है।
ये एरिया है, इस एरिया में आपको काम करना है। तो किसी भी पर्सन को पहले आपने बताया कि भाई यहाँ आपको जॉब करनी है। अब जॉब करनी है तो दूसरी चीज क्या आती है, जॉब करनी है तो क्या बताऊँ मैं, सैलरी बताओ पहले तो सैलरी के बारे में दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। पहले तो हमने बताया कि भाई कहाँ पे जॉब करनी है, फिर दूसरी चीज हमने क्या बताई, सैलरी बताई। तो दूसरी अनुसूची में सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, वेतन और भत्तों के बारे में, और जो पेंशन मिलेगी उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है, जो भी पदाधिकारी थे जैसे कि उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी जो शपथ होती है, ये जो ओथ लेते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, किसके बारे में, शपथ के बारे में लिखा हुआ है। तो पहले हमने एरिया की बात कर ली, ठीक है, उसके बाद हमने किस चीज की बात कर ली, उनकी सैलरी की बात कर ली, फिर हमने किसकी बात कर ली, ओथ की, शपथ की बात कर ली। अब क्या बोला कि हमने आपको जगह बता दी, आपको कहाँ काम करना है, हमने आपको सैलरी भी बता दी कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अब आप ये क्या करोगे, ठीक है, फिर ही तो हम करेंगे हाँ हम अपना काम ठीक से करेंगे, तभी तो हम ये बोलेंगे, तभी तो हम ओथ लेंगे कि हम अपना काम ठीक से करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। ठीक है, अब आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है, राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो है, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, पहले हमारे जो भी स्टेट्स हैं और जो भी यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे विधानसभा है, उनकी मेंबर्स चुनकर आते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में किसमें लिख रखा है, चौथी अनुसूची में लिख रखा है। राज्यसभा में किनके प्रतिनिधित्व, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की जो प्रतिनिधि आते हैं उनके प्रतिनिधित्व के बारे में किसमें लिख रखा है, चौथी अनुसूची में लिख रखा है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, OR ओथ, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में किसमें लिख रखा है, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में, तो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में किसमें लिख रखा है, चौथी अनुसूची में लिख रखा है। ठीक है, थर्ड ओथ और फोर्थ क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा है। ठीक है, पहले हमने किसकी बात कर ली, एरिया की बात कर ली। ठीक है, स्टेट्स की बात कर ली, किसकी बात कर ली, स्टेट्स की। जो स्टेट्स हैं मतलब पूरे इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जो भी जोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे, उनके बारे में बात कर ली। ठीक है, फिर हमने किसकी बात कर ली, सैलरी की बात कर ली, फिर हमने किसकी बात कर ली, ओथ की बात कर ली, फिर हमने किसकी बात कर ली, रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली। तो SSOR, ठीक है, SSOR। ठीक है, अब देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या लिख रखा है, अनुसूचित जाति जनजाति, सॉरी, अनुसूचित जनजाति मतलब ST, अनुसूचित जनजाति मतलब ST। ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिख रखा है, मतलब कि इन क्षेत्रों में किस तरह का प्रशासन होगा। पूरे के पूरे इंडिया में जिस तरह का प्रशासन होता है वैसा अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में नहीं होता, वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण अलग तरह से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में किसमें लिख रखा है, पांचवी अनुसूची में लिख रखा है। तो क्या आपको इस तरह से याद हो जाएंगे, SS और ST, SS और ST, स्टेट्स, फिर उसके बाद सैलरी, ओथ, रिप्रेजेंटेशन और SC ST का प्रशासन और नियंत्रण। इस तरह से आपको 5 अनुसूची याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके। फिर आती है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में क्या लिखा है, अब देखिए ये अनुसूचित जनजाति पूरे इंडिया में है, ऐसा तो है नहीं कि किसी अलग अलग जगह पे, इंडिया पूरे इंडिया में है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी SC ST रहते हैं, राजस्थान में भी रहते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे रहते हैं। कुछ एरिया जैसे मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में SC ST रहते हैं, ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो पूरे इंडिया में इस तरह से SC ST है। ठीक है, तो ST के जो प्रशासन और नियंत्रण है उसके बारे में 5वीं अनुसूची में लिख रखा है। अब यहाँ पे एक और विशेषता आ गई, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, ये 4 राज्यों के लिए अलग से लिख दिया। इन 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उन पर किस तरह से प्रशासन होगा इसके बारे में 6वीं अनुसूची में लिख रखा है। पूरे देश में अनुसूचित जनजाति पे किस तरह से प्रशासन होगा वो 5वीं में लिख रखा है। 6वीं में क्या लिख रखा है, ये 4 स्टेट्स में किस तरह से प्रशासन होगा उसके बारे में लिख रखा है। तो ये 4 स्टेट्स कैसे याद रखेंगे आप, तो अमी, मैत्री, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अ, मी, मै, त्री। ठीक है, अ फॉर असम, मी फॉर मिजोरम, मै फॉर मेघालय और त्री फॉर त्रिपुरा। अमी, मैत्री। ठीक है, अमी, मैत्री, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो जगह हैं उन पर किस तरह से प्रशासन होगा जनजातीय क्षेत्र, उसके बारे में कहाँ लिखा है, 6वीं अनुसूची में। तो SS और ST, और ST का ही
ये 4 स्टेट्स, ठीक है। 6 अनुसूची आपको याद हो गई। अब आते हैं 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल, ठीक है। अब 6 आपने अलग से याद कर ली, अब यहाँ से अलग से हम याद करेंगे। तो 7वीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में लिखा गया है। इसमें 3 सूचियां आती हैं। अब देखिए 6 तक आपने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने स्टेट्स की बात कर ली, इंडिया पूरा, उसके अंदर स्टेट्स की बात कर ली, ठीक है। दूसरा फिर हमने किस चीज की बात कर ली, एस सैलरी की बात कर ली, यहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनको सैलरी मिलेगी। फिर ओथ की बात कर ली, ये लोग सैलरी की बात कर रहे हैं, भाई ओथ शपथ भी ले लो कि ठीक से काम करोगे। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली, इन्हीं स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली, है ना, राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद एसटी के लिए हमने बात कर ली। फिर एसटी में जो 4 जगह थी उनके लिए हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं ये पूरा जो देश मिला है, हमारा यूनियन बना है, वो इन स्टेट से मिलकर बना है। तो अब हमने इनको काम पे लगा दिया, इनकी सैलरी की बात हो गई। अब हम इनको ये तो बताएं कि भाई तुम्हें काम क्या करना है, काम क्या करना है। तो केंद्र पर मतलब कि यूनियन संघ को और मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य स्टेट्स के बीच में जो उनके काम है, जो उनकी पावर्स है, जो उनकी शक्तियां हैं, उनके बंटवारे के बारे में बताया गया है। हमने पहले बता दिया कि ये जगह है, यहाँ पे आपको काम करना है, क्या काम करना है हमने ये बताना है। पहले हमने फिर ओथ भी ले ली, ठीक है, काम भी बता दिया, जगह भी बता दी, फिर शपथ भी ले ली इन्होंने, ये सब कुछ हो गया। अब उसके बाद में यहाँ तक हम चल रहे थे, वही स्टोरी वापस चला लेते हैं। तो उस स्टोरी में फिर इनको ये भी तो बताएंगे कि आपके काम क्या है, आपकी पावर्स क्या है, आपकी शक्तियाँ क्या है। तो इसके बारे में 7th शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सूचियाँ हैं। 3 सूची किस तरह से रखी गई है, संघ सूची, इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची नाम से समझ आ रहा है, इसमें वो विषय आते हैं जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है। और एक आती है संवर्ती सूची, इसमें वो विषय आते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, ठीक है। ओके, अब इसके विषय भी इम्पोर्टेंट है। संघ सूची जो है उसमें जब संविधान लागू हुआ था तब 97 विषय थे। विषय मतलब कि ये इन टॉपिक्स पे आप कानून बना सकते हो, ये बस खत्म बात। इन पे आपको काम करना है, इन पे आपको काम करना है, ठीक है। तो केंद्र जो है वो उसके लिए कितने विषय थे, पहले 97 थे, अब कितने हैं, अब 100 हुए, 100 हुए, ठीक है, बढ़ गई इनकी पावर। और राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 66 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, 66 विषय थे जिन पे राज्य सरकार कानून बना सकती थी। अब कम हो गए, केंद्र की सब चलती है तो इनके कम हो गए, ठीक है, तो 61 रह गए, ठीक है। कहाँ कम हुए, यही गए संघ सूची में। संवर्ती सूची, इसमें पहले 47 विषय थे, अब कितने हैं, 52 विषय हैं। आधे इसमें गए और आधे संघ सूची में गए, राज्यों से ले ली, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, ऐसे टॉपिक्स जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, टैक्स भी वही लेगी, काम भी वही करेगी, ठीक है। और ऐसे विषय जिन पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, वही टैक्स लेगी। ये हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद संवर्ती सूची जिसपे दोनों के दोनों विषय बनाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों कानून बनाएगी जिन विषयों पर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर इस पे दोनों बनाएंगे ना, दोनों के दोनों बना सकते हैं इस पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि राज्य सरकार ने भी बना दिया कानून एक ही सब टॉपिक पे और उसी पे ही केंद्र सरकार ने भी बना दिया। अब किसका मान है, तो भाई सबसे ज्यादा किसकी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, वही तो मेन है। तो जो कानून केंद्र सरकार बना रही है ना, वही कानून माना जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार जो बनाती है वो कानून खत्म हो जाएगा, केंद्र सरकार उसी टॉपिक पे अगर कानून बना देती है तो किसका चलेगा, केंद्र सरकार का ही चलेगा। ओके, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची हो गई आपकी। फिर पढ़ते हैं 8वीं। अब यहाँ पे हो गया कि आपने काम करना है, क्या करना है वो बता दिया। अब इतना बड़ा इंडिया, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह की भाषाएं चलती हैं। तो मैं कोई और लैंग्वेज बोल रही हूँ, आप कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही एक दूसरे की बात। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो वो किस में क्या क्या होगा, तो उस सब की बात हमने किस में की है, 8वीं अनुसूची में। इस तरह से तो मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। 8वीं अनुसूची में जो भारत में भाषाएं हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। जब जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, ठीक है, हमारे देश में 14 भाषाएं थी। इसमें 8वीं अनुसूची में अब कितनी हो गई, 22 हो गई, ठीक है। तो हमें किस लैंग्वेज में बात करनी है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काम क्या था वो पता चल गया, पावर्स क्या थी वो पता चल गई। अब हमें क्या पता करना है कि भाई किस लैंग्वेज में बात करें, यहाँ के लोगों से किस लैंग्वेज में बात करें। तो लैंग्वेज के बारे में किसमें बता रखा है, 8वीं अनुसूची में बता रखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 14 के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। 1967 में सिंधी को
सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1967 में। उसके बाद 1992 में कुणकी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कुणकी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। उसके बाद ये 71वां संविधान संशोधन अधिनियम था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये 1992। फिर 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो ये 92वां 92nd अमेंडमेंट एक्ट था। ये आपकी क्या हो गई, पूरी की पूरी हमारी कौन कौन सी भाषाएं मतलब जोड़ी गई थी वो सभी और कब जोड़ी गई थी। 8th शेड्यूल तक आपको याद होगा। ये आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था जिसमें 2001 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि संविधान संशोधन अधिनियम में 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया और उस टाइम पे इनकी संख्या 22 हो गई। कब हो गई, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की थ्रू हुई थी, 22। तो 22 कब हुई थी, लास्ट में अभी 22 ही है, 92, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके बाद इसकी जो कितनी हो गई थी, 22 हो गई इसकी। और 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था ये, ठीक है। इसमें आपका 1992 में हुआ था ये, ठीक है। और यहाँ पे फिर 21st पढ़ा था हमने, ये सभी पढ़े थे, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 21st, 71st और 90, ठीक है। तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, ठीक है। इसी तरह से 71st में कुणकी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था, 3 जोड़ी गई थी। और 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अब देखते हैं 9th शेड्यूल में। यहाँ तक हमारे जो 8 शेड्यूल थे वो मूल संविधान में थे। अब 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल था वो जोड़ा गया था, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था, ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1951, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें क्या किया गया था, तो इसमें राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है कि जो कोई भी राज्य है, जो केंद्र है, वो संपत्ति का अधिग्रहण किस तरह से किया करेगा, ठीक है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब ये क्या है, देखिए, संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था पहले, ठीक है, उसके बाद उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति को जो सरकार है वो किस तरह से ले सकती है, ये चीज 9वीं अनुसूची में दी गई है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए, पहले क्या हुआ था, जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, यहाँ पे काम करना था, सड़कें बनानी थी। और अगर मेरी जमीन है तो मैं बोलूँगी कि नहीं, मुझे अपनी जमीन नहीं देनी, मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं आपको दे सकती। तो गवर्नमेंट को हम लोगों ने मना किया, मान लीजिए यहाँ मेरा घर है, ठीक, कहीं भी रहने लग गए थे हम लोग, तो यहाँ हमारा घर है, गवर्नमेंट को यहाँ से सड़क निकालनी है, ठीक है, यहीं से जा रही है। तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ से मान लीजिए, लेकिन हाईवे वगैरह जो वो जनरली कैसे बनाए जाते हैं, सीधे बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इस प्रॉपर्टी की जगह है की जरूरत है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको हमसे ले सकती है, हमें इसके बदले में पैसे दे देगी, ठीक है। तो ये जो विधि है उसके बारे में 9वीं अनुसूची में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने किया। और इसके अलावा मान लीजिए नहर बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट की, कोई ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए जो जमीन ली जाएगी, उसके लिए जो प्रॉपर्टी ली जाएगी, संपत्ति ली जाएगी, उसके बारे में 9वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, ओके। इसके अलावा भी देखिए, जैसे आपको पता है कि पहले राजाओं के राज हुआ करते थे, फिर वो सारे के सारे गवर्नमेंट के पास चले गए, ठीक है। उनकी जो किले वगैरह हुआ करते वो गवर्नमेंट के पास चले गए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, तो वो सब कुछ में दे रखा है 9वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं यहाँ पे 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। पहले क्या बोला गया, चुनौती नहीं दी जा सकती, फिर बोला गया कि चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अब देखिए, आपने बोला कि ठीक है, हम चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी थोड़ी है, वो भी तो लोग ही है। अब वो मान लीजिए वहां पे बोला जाए कि नहीं, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तुम्हें पैसे भी नहीं दे रहे, तुम्हारी रोजी रोटी उससे चल रही हो, तुम्हारे पास कुछ और कमाने का साधन ही नहीं है, तो तुम तो मर ही जाओगे ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ऐसे ले ली। तो मेरे जो मौलिक अधिकार है, जो मेरा जीने का अधिकार है, तो जो मौलिक अधिकारों का अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं, उनको हानि पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज है उस पर हम उच्चतम न्यायालय में, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसकी समीक्षा कर सकता है, उसको चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, ओके। तो ये कब किया गया था, 11 जनवरी 2007। 10वीं अनुसूची, 9वीं आपको याद होगी,
अब 9 से हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, 9वीं अनुसूची फिर 10वीं अनुसूची। यह है संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985, ठीक है। कब? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। 1985 में इसको जोड़ा गया था। वो कब जोड़ा गया था? पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है, 1951 में। तो उसके बाद 85 में इसको जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया था? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल क्या होता है? दल बदल मतलब दल को बदल दिया जाए, मतलब ये है बीजेपी कांग्रेस। अभी आप देख रहे हैं, अभी लेटेस्ट की बात है कि जो आपके सचिन पायलट हैं वो राजस्थान में वो कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी हुआ था। सिंधिया ने क्या किया? कांग्रेस को छोड़ा और वो बीजेपी में चले गए, ठीक है। कांग्रेस को छोड़ के वो किस में चले गए? बीजेपी में चले गए, और साथ में काफी सारे विधायक भी ले गए। तो लोग इस तरह से पहले भी करते थे, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए दल बदल कानून आया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अभी भी जा रहा है, तो कानून आया क्या? छोड़ नहीं सकते, हमारा राइट है भाई, हम चाहे तो छोड़ सकते हैं। हमें ये वाली जो पार्टी है वो पसंद नहीं आ रही तो हम तो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि कोई पर्सन इस पार्टी से जीत गया, ठीक है, इससे जीत गया, और उसके बाद वो पैसों के लिए किसी भी रीजन से दूसरी पार्टी में चला गया, और उसकी जो जगह थी वो जहाँ से विधायक बना था वो भी पोस्ट लेके चला जाएगा। तो इनके पास बहुमत था और पता चला इनके पास बहुमत हो गया, इनकी सरकार थी, पता चला इनकी बन गई। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो उसके बाद इस कानून में क्या आया कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो सीट है ना वो आपको यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी, आप उसको नहीं लेके जा सकते। तो आपने देखा होगा विधायक जब भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं? यहाँ से अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और फिर जाते हैं, ठीक है। तो रिजाइन करके जाते हैं। फिर आप बोलेंगे कि लेकिन इनकी सरकार तो बन जाती है फिर भी। तो फिर क्या होता है कि अब ये रिजाइन करके चले गए। मान लीजिए इसमें 100 विधायक थे, मेजोरिटी थी, लेकिन 20 चले गए तो 80 बचे। इनके पास कितने थे? 90 थे। तो अब देखो यहाँ से रिजाइन करके चले गए, ये यहाँ ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। कर लिया तो भी बहुत अच्छा, नहीं किया तो भी, लेकिन ये ज्वाइन भी करेंगे तो भी ये विधायक तो नहीं रहे। अब यहाँ से भी चले गए, यहाँ से भी चले गए। लेकिन अभी आप देखें इनके पास सिर्फ 80 है, इनके पास 90 है, और यहाँ मेजोरिटी भी नहीं रही, ठीक है। अब इस वजह से सरकार गिर जाती है। पहले किस वजह से गिर जाती थी कि भाई ये अपनी पोस्ट भी लेके चले गए, ठीक है। तो तुम जाओ, जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन अपनी जगह तो मत लेके जाओ, क्योंकि जीते तो तुम हमारी वजह से हो या हमारी पार्टी का नाम लेके जीते हो। तो 10वीं अनुसूची में ये लिखा था। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में। सेम इसी तरह से 74वें संविधान संशोधन 1993 में कौन सी जोड़ी गई थी? ये आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये सेम टाइम पे हुए थे, 73 भी 93 में पास हुआ था और ये भी 93 में हुआ था, ठीक है। ओके, 1992 1993 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? इन दोनों में एक डेट भी आप याद रख सकते हैं। कई बुक्स आपको 1993 भी बताते हैं, कई 1992 भी बताते हैं, दोनों के लिए, ठीक है। तो आप दोनों याद रख सकते हैं, 1992 भी और 3 भी। क्या मतलब बोलना चाह रही हूँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 1992 में स्टार्ट हुआ था, 3 में फिर उसको पास किया गया। सेम इसी तरह से 74th जो अमेंडमेंट एक्ट था वो भी 2 में स्टार्ट हुआ था और 3 में पास हुआ। तो कई बार 3 वाली डेट लिखी होती है, कई बार 2 वाली लिखी होती है। तो 11वीं 12वीं दोनों आपको एक साथ याद रखनी है। कैसे? 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ी गई थी, और इसमें किसके बारे में बताया गया था? पंचायती राज के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। और इसमें कितने विषय थे? 29 विषय थे, 29, ठीक है, 29 विषय थे 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची इसमें क्या है? इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय, ठीक है, इनके काम के बारे में। आपको पता है गांधी जी का सपना क्या? ग्राम राज, राम राज। तो गांधी जी चाहते थे कि हमारे यहाँ पे जो काम हो वो कैसा हो? जमीनी स्तर पे हो, ठीक है। ये जो गांव के लोगों की क्या नीड है वो वही बता सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से पहले पंचायत चलती थी उसी तरह से काम चले, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण हो, जो सत्ता है वो ऊपर वाले हाथों में ना रहे कि नीचे से जाए। नीचे से जाएगी तो वही, जैसे कि आपके गांव में या आपके यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है वो आप ही बता सकते हैं, या आपके साथ में जो लोग रह रहे हैं वही बता सकते हैं। तो हम में से कोई एक चुनकर जाएगा तो हम बता पाएंगे, मतलब वो बता पाएगा कि हमारे यहाँ क्या क्या जरूरत है। तो इसी तरह से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो काम है उसके 29 विषय दिए गए थे, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ी गई थी, ठीक है। और 74 में, अब गाँव की तो बात कर लिया आपने, शहरों के लिए क्या होगा? तो शहरों के लिए क्या होगा? नगर पालिका बनाएंगे।
ठीक है। नगर पालिका जो सफाई वाले आते हैं वो नगर पालिका नगर निगम से होते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका शहरों के लिए बनाई गई। तो इस तरह से 12वीं अनुसूची, तो 12 अनुसूची थी हमारी ये हमने पढ़ा। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन करते हैं, संविधान कि निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची जिसमें दल बदल निरोध से संबंधित प्रावधान है। ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। दल बदल किस में है? 10वीं में है, ठीक है। दल बदल 11वीं 12वीं में क्या है? आप ऐसे पीछे से भी आप कर सकते हैं, आगे से भी जैसा मन करे, ठीक। 11वीं 12वीं में क्या है? पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक है। पंचायती राज नगर पालिका। उससे पहले 10वीं थी, तो 10वीं में क्या है आपका? दल बदल कानून। 10वीं दूसरी में क्या है? सबसे पहली वाली में क्या है? तो पहली में स्टेट्स के बारे में बताया गया है, दूसरी में फिर उनकी सैलरी के बारे में बताया गया है, फिर तीसरी में क्या बताया गया है? उनकी शपथ ओथ के बारे में, चौथी में रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। चौथी हो गई। फिर 5वीं में क्या बता रखा है? SC ST के बारे में, ठीक है, सॉरी ST के बारे में। फिर 6वीं में क्या बता रखा है? जो ST है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, मतलब 4 राज्यों में बताया गया है, ठीक है, 6वीं में। फिर 7वीं 8वीं, 7वीं में किसके बारे में बताया गया? हमारी काम किस तरह से होगा। अब सैलरी वैलरी सब दे दिया आपने, अब काम क्या करना है? तो पावर्स का, केंद्र और राज्य में जो पावर है, शक्तियां, उनके बंटवारे के बारे में बताया गया है, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, पावर्स का बंटवारा, ठीक है। 7वीं के बाद 8वीं में क्या बताया रखा है? भाई काम भी पता चल गया क्या करना है, शपथ भी ले ली, सब कुछ कर लिया। अब जहाँ काम करोगे वहाँ लैंग्वेज कौन सी बोलोगे? तो लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है, 22 भाषाओं के बारे में, ठीक है। ओके, 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं। 10वीं में हमने क्या देखा? दल बदल। 11वीं 12वीं हमने देखी। अब 9वीं बची। 9वीं में किसके बारे में बता रखा है? संपत्ति, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से ली जाएगी, पहला संविधान संशोधन द्वारा जो चेंज हुआ था। तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बता रखा है। तो ये आपकी सारी अनुसूची हो गई। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।